कैपिटल अपनी डाली है, और जो हमारा बैंक से लोन फंड ले रहा है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, यू कैन से। भाई अपना पैसा लगाता है, वो भी एक किस्म का कहीं से बोरो कर रहा है, खुद से बोरो कर रहा है अपने एंटरप्राइजेज में, अपनी यूनिट में लगाने के लिए। ये वाला पैसा है आउटसाइड का पैसा है, यानी कि बैंक से जो ले रहा है, वो लगाने के बाद उसका सेल बढ़ेगा, वो उसका बढ़ना चाहिए, ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल इनकम होगा। सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, हेलो, बोलिए कि म्यूट प्लीज करें। भैया म्यूट कर लें यार, कौन बोल रहे हैं? तो पहले रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो आप थोड़ा बोल रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत रहेगा, समझने में भी दिक्कत आएगा फिर, ठीक है? और जो अप्रूव्ड पर्पस मीन्स जो कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो गवर्नमेंट की, भाई ये पर्पस के लिए आपने नहीं देना, जैसे कौन से होते हैं इस तरह के। हेलो, ये भाई जी कौन बोल रहे हैं, जरा प्लीज गेट योरसेल्फ म्यूट। अच्छा, ये जो है अप्रूव्ड पर्पस हो गया, ताकि जो जैसे जैसे ड्रग्स का है, ट्रक में कोई धंधा कर रहा है, कोई होर्डिंग पर्पस के लिए यूज करता है पैसा, सामान लेके उसको अपना स्टोर कर देगा, जब आगे स्केर्सिटी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, तब बेचेगा महंगा। तो ये पर्पस के लिए भी बैंक मना करता है कि लोन ना। ऐसे इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी जो भी होती हैं, ये बैंक की जो गाइडलाइंस आती हैं ब्रांचेस में सर्कुलर द्वारा, उसमें क्लियरली मेंशन होता है फॉर दीज एक्टिविटीज वी शुडंट फाइनेंस, उसके लिए नहीं करते। बाकी सारे बिजनेस के लिए वी आर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग किसके लिए? छोटा कस्टमर, रिटेल कस्टमर, एग्रीकल्चर, आपका हो गया स्मॉल स्केल यूनिट हो गया। इससे इनकम जो जनरेट भी इंप्रूव होती है उसे, वो सारे ऑल आर प्रोडक्टिव पर्पस। और रिपेमेंट इसका जो है टाइमली आए, विद इन सैंक्शन पीरियड एंड इंस्टॉलमेंट फिक्स, जो भी पीरियड के लिए हमने सैंक्शन करा है लोन, उसको 5 साल के लिए सैंक्शन करा है, विद इन पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज टू बी रीपेड। जो ईएमआई फिक्स है, ईएमआई टू बी पेड बाय दैट कस्टमर रेगुलरली, तभी हमारा खाता इज कॉल्ड एन आइडियल एडवांस। इज इट ओके? कोई इसमें डाउट हो आपको तो यू मे प्लीज आस्क मी। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज डू आस्क मी, अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट पेज। नो थैंक्स। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं थैंक्स। फिर। हाँ जी, अब नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? Lending is a crucial activity of any bank because it generates income and contributes to its profitability. ये crucial activity तो है ही, क्योंकि जो हम कस्टमर को देने जा रहे हैं लोन, हमारे लिए तो पहले अननोन ही है ना ऑन द फर्स्ट डे। अगर न्यू कस्टमर कोई आ रहा है, दैट इज अननोन टू दी बैंकर। अननोन को नोन कैसे बनाना है? हमने जो एप्लीकेशन में हमारी बैंक की फॉर्मेट जो होता है, एप्लीकेशन होती है, सारा डिटेल भरवाते हैं हम उसमें, उसी डिटेल से along with that there are some documents which are to be furnished along with application, वो हमें उनसे लेनी है और उसको क्रॉस चेक करना है, ताकि जो चीज वो दे रहा है इंफॉर्मेशन फॉर दैट एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के लिए लोन ले रहा है वो, उसके लिए सारे चीजें ठीक हैं। कहीं पे उसको डाउट लगे तो यू प्लीज डू आस्क दैट कस्टमर, और मस्ट सेटिस्फाई योरसेल्फ कि जो वो बता रहा है वो सही है, डाटा वगैरह ठीक है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फिगर विच ही इज मेंशनिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, उसी बेस पे ही हम लोग लोन सैंक्शन करेंगे या क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, सीसी लिमिट देंगे, ओडी लिमिट देंगे। Lending activity of the banks are decided based on the macro and micro level policies by management. हमारा मैक्रो लेवल क्या होता है? मैक्रो मींस हेड ऑफिस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, एपेक्स लेवल, और माइक्रो मींस ब्रांचेस, फील्ड फंक्शनरी, जो फील्ड में हम हमारी ब्रांचेस होती हैं जो काम करती हैं, दे आर एट माइक्रो लेवल। और मैक्रो मींस हेड ऑफिस, आपका ऊपर के जो ऑफिस होते हैं, हमारे कंट्रोलिंग ऑफिस जो होते हैं, दे आर एट मैक्रो लेवल। वहां से पॉलिसी बनती है। वो कैसे पॉलिसी बनाते हैं? रिजर्व बैंक गाइडलाइंस देता है उनको टू फॉर्मेट formulate such type of policy on the basis of the सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस देता है, जो भी बजट आता है, जैसे एनुअल बजट होता है, वो किस सेक्टर में कहाँ कहाँ क्या देना है, किसमें हमारे को बढ़ाना है, उस बेस पे वो रिजर्व बैंक को बताता है कि हमें यहाँ यहाँ सेक्टर में इतना इतना बढ़ाना है, हमें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा देना है, हमें रोड में ज्यादा देना है। जिस चीज में वो कहता है उसी बेस पे ही रिजर्व बैंक पॉलिसी बनाता है, क्रेडिट पॉलिसी, दैट इज एनुअल क्रेडिट पॉलिसी। एनुअल
बैंक के हेड ऑफिस को भेज देता है और वो फिर अपने सर्कुलर बनाते हैं इंटरनल, अपनी क्रेडिट पॉलिसी का सर्कुलर बना के सारे पॉइंट्स जो है जो रिजर्व बैंक ने दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस सजेशन, वो आगे फॉलो करने के लिए सर्कुलर बनाते हैं और सर्कुलर वो ब्रांचेस में जाते हैं, जिसके बेस पे हम लोग बीइंग ए बैंकर फाइनेंस करते हैं। उसमें सारी चीजें डिटेल रहता है, दैट इज ए बल्कि सर्कुलर आता है वो, सारी पॉलिसी हर एक सेक्टर के ऊपर होती है, कहाँ पे हमें देना है, कहाँ पे लोन नहीं देना, हमें लिक्विड असेट्स कहाँ पे हैं, रेशो क्या क्या रखने होते हैं, सारा एवरीथिंग इज डिटेल गिवन इन दैट क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, टू एंश्योर द सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ द सिविल फंड। खराब हुआ तो लोन मिलेगा? सिविल खराब हो तो लोन मिलेगा? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हेलो 750। सर, हाँ जी, सिबिल खराब हो तो लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। खराब मीन्स वो आप रीजन देखोगे ना, अंदर रीजन दिखाई देगा आपको, जो अकाउंट्स दे रखे हैं ना उसने, जो अंदर दे रखे होंगे अकाउंट्स जिसके ऊपर उसका स्कोर आया है, सिबिल खराब आया है, तो वो फॉर सम पर्टिकुलर रीजन आया होगा उसका, वो हमारे को कह दे, कहीं पे होगा क्रेडिट कार्ड उसका नहीं पे करा टाइमली, उसने उसको ओवर ड्रान करके बाद में पे करा उसने। दूसरा बैंक से लोन लिया था, हाँ दूसरा बैंक से लोन लिया, दूसरा बैंक से लोन लिया, तो हाँ, उसने लोन मिलेगा? नहीं दूसरे बैंक से लोन ले रखा दूसरा है तो बैंक यहाँ से ले, से नहीं दूसरे बैंक से अगर लोन लिया है, अगर वो टाइमली पे कर रहा है, टाइमली पे कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत, स्कोर अच्छा आएगा उसका। अगर वो तो स्कोर निकल नहीं दे। क्यों नहीं देगा, आप स्टेटमेंट कहोगे ना उसे, उस बैंक की स्टेटमेंट देगा आपको, और उसमें लिखा भी होगा स्टैंडर्ड है, एसेट्स रेगुलर है, वो जो सिबिल रिपोर्ट में लिखा होता है, जो खाता खराब होता है ओवरड्यू अमाउंट कितना है वो भी लिखा होता है, और एनपीए अकाउंट उसका भी लिखा होता है। अगर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मींस रेगुलर है, ही इज पेइंग रेगुलरली इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, इट विल बी कॉल्ड एज रेगुलर, वो रेगुलर कहलाएगा वो। अगर उसमें दिखा रहा है कि डिफॉल्ट है इतना अमाउंट उसका, वो दिखाएगा वो। अगर वो कहता है मैंने पे कर दिया, बाद में पे करा था, आप उसका स्टेटमेंट मांगोगे, भाई उस बैंक का स्टेटमेंट दिखा मेरे को, स्टेटमेंट से आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ पहले, और इवन देन आपने उससे पेपर्स लेने के बाद आपको पता लगा किसी क्रेडिट कार्ड के कारण उसका खाता एनपीए हुआ, खराब आया स्कोरिंग उसका, और बाद में जाके वो उसको कुछ बात करके कि उसने हायर रेट लग गया इसलिए पे नहीं करता, मेरे को ब्याज उसने 24% लगा दिया, तो वैसे इसलिए मैंने पे नहीं करा, पे नहीं करा, तो वही ये हमारे लिए सेटिस्फेक्शन रिप्लाई नहीं है फ्रॉम द कस्टमर। उसको क्लियर करवा के आना है, वहां से वो लेके आएगा क्लियर। अगर क्लियर कट ले आता है और स्कोर बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले से है, यानी कि अगर 750 स्कोर चाहिए हमें, उसका 750 से कम आ रहा है स्कोर, तो अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो जिस रीजन से डिले किया उसने पेमेंट, कोई जेन्युइन रीजन था, बाद में उसने रीपे कर दिया, उसका क्लोजर सर्टिफिकेट भी ले आता है, स्टेटमेंट भी ले आता है, उसके बाद उसका क्वार्टर के विद इन ए पीरियड ऑफ क्वार्टर वो फिर इंप्रूव होगा, उसका अपडेट करेगा सिबिल वाला, लेकिन पहले कम है, वो कम है तो हमें उसका लोन फाइनेंस करना है, बाकी चीजें ठीक है उसकी, तो हम अप्रूवल लेंगे अपनी हायर अथॉरिटी से, अपने लेवल पे अथॉरिटी नहीं है। जो बैंक की गाइडलाइंस कहीं भी डेविएट होती है, कहीं भी चेंज होता है गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर उन्होंने क्या रखा मिनिमम हमें स्कोर चाहिए 750, उसका आ रहा है 720, उसका आ रहा है 700, हमें नहीं देना उसको लोन, बट अगर हम सेटिस्फाई हैं बाकी चीजों से, इस कारण से उसका कम आया क्योंकि उसने ये नहीं पे करता, लेकिन अब नाउ ही हैज पेड इट, उसको पे करने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले लेंगे और क्लोजर सर्टिफिकेट ले लेंगे उस बैंक का जिस जहां का भी है वो, और इसका रिकमेंड करते हुए अपनी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेंगे कि सर मैं हमारे को ये वाला स्कोर एक्सेप्ट करने के लिए अप्रूवल दें ताकि हम इसको लोन फाइनेंस कर सकें, दैट वाज द जेन्युइन रीजन, और हम सेटिस्फाई हैं इससे, वी रिकमेंड दैट लोन इज टू बी गिवन टू दिस पर्सन, तो फिर वो आपको अप्रूवल आएगा हायर अथॉरिटी से, नेक्स्ट अथॉरिटी जिसकी अथॉरिटी में आता है वो अप्रूव करता है, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट डू इट। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आगे आता है हमारा सेफ्टी और लिक्विडिटी बैंक की मैनेज करने के लिए द बैंक हैज टू कीप ए पोर्शन ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन से कहलाते हैं, द डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कभी भी पैसा जमा करे और निकाल सके, दैट इज डिमांड डिपॉजिट।
डिमांड पे ले लेगा, जमा करवाया कल उसको चाहिए निकाल ले। ये होते हैं हमारे सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट जो होते हैं दे आर, हम जो पर्सनल अकाउंट जो भी बैंक में खोलते हैं दे आर सेविंग अकाउंट्स। जो सैलरी अकाउंट खोलते हैं दे आर सेविंग अकाउंट। इस पे इंटरेस्ट रेट भी लो होता है, 3.5% ब्याज मिलता है। और टाइम डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट होता है जो बिजनेस वाले मेंटेन करते हैं, उनके ऊपर जनरली जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज 0%। यानी सेविंग और करंट जो है टोटल मिला के ये कहलाता है कासा, CASA, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट। और ये लो कॉस्ट डिपॉजिट कहलाता है क्योंकि इस पे बैंक को जो कॉस्ट पड़ रही है, बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो लोअर रेट पे कर रहा है, इसलिए ये कासा डिपॉजिट कहलाता है। जितना अच्छा कासा डिपॉजिट बैंक में रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, बैंक को उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास लो कॉस्ट में रहेगा और हम उसको जो लोन पे देंगे वो हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मार्जिन है दोनों का, रिसीव्ड का और इंटरेस्ट पेड का, वो कम रहेगा, हमारा इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा उतना। और टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट रखता है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है अकॉर्डिंगली। वो ब्याज जो है ना 7%, 8%, 8.5%, जो भी एज पर बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, दैट इंटरेस्ट इज पेड ऑन द डिपॉजिट, बट दैट इज पेड ऑन आफ्टर सम टाइम पीरियड, जो इस पीरियड के लिए वो फिक्स करता है। उस ये टोटल डिपॉजिट हो गया हमारा डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, सारा डिपॉजिट मिला के दैट इज टोटल डिपॉजिट। इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि दैट इज टू बी केप्ट विद रिजर्व बैंक। एक होता है CRR, एक होता है SLR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, दैट इज 4.5%, विच इज 4.5% एज ऑन डेट। यानी कि टोटल डिपॉजिट का 4.5% इज टू बी केप्ट विद RBI इन द फॉर्म ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशो। हमारे पास अगर 100 रुपया डिपॉजिट है बैंक में, तो हमें 4.50 रुपए, 4.5 रुपया इज टू बी केप्ट विद RBI इन द फॉर्म ऑफ CRR। और दूसरा है SLR। SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, या तो बैंक कैश के रूप में, या गोल्ड के रूप में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक की होती है वो बाई करता है बैंक, उसका ये इन चीजों में कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो 18% है। यानी कि टोटल डिपॉजिट का 18 ये SLR और दूसरा 4.5% है CRR, टोटल होगा 22.50%। 22.5% हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज टू बी केप्ट विद RBI। RBI में हमें रखना पड़ता है। यानी कि अगर 100 रुपए डिपॉजिट है तो 22.50 रुपए हमें वहां रखना पड़ेगा। रिमेनिंग 77 रुपीज 50 पैसा जो बचेगा, दैट इज अवेलेबल विद द बैंक फॉर लैंडिंग, आगे लैंड करने के लिए, आगे लोन देने के लिए, आगे क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए बचेगा। अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो बैंक नहीं करता है मेंटेन, पड़ता है बैंक को। मिनिमम इतना होना जरूरी है, ज्यादा हो सकता है, मतलब कम से कम इतना होना बहुत जरूरी है। और बैंक के दो रेट हैं रिजर्व बैंक के, वन इज रेपो रेट, अनदर वन इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होता है जो 6.5% है, द इंटरेस्ट रेट विच इज बीइंग चार्ज बाय RBI फ्रॉम बैंक व्हाइल लैंडिंग टू द बैंक। बैंक, रिजर्व बैंक जो है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को, इट इज कंट्रोलर टू द बैंक, बैंकर टू द बैंक। इस जो बैंक को जब भी रिक्वायरमेंट होती है, पैसा लेता है रिजर्व बैंक से कोई भी बैंक, तो उसको 6.5% ब्याज देना पड़ता है, विच इज कॉल्ड रेपो रेट। और अनदर वन इज रिवर्स रेपो रेट, जो इसका उल्टा होता है। उल्टा मीन्स जो 3.35% है, जो डिपॉजिट बैंक रखता है RBI के पास, जैसे CRR रख रहे हैं, SLR रख रहे हैं, उस पे जो है रिजर्व बैंक जो पे करता है, दैट इज बीइंग पेड एट द रेट ऑफ 3.35% ऑन डेट। 3.35% है। कोई इसमें डाउट हुआ आपको किसी पॉइंट पे? बढ़े आगे? ओके, थैंक्स, थैंक्स, ओके।
हाँ आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है ना, बैंक का जो बैंक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि जो भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस होगी दैट आर टू बी फॉलोड बाय एवरी बैंक मेटिकुलसली, सारी चीजें अबाइड बाई करनी है। कहीं पे भी अगर वो गड़बड़ करता है तो बैंक के ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है रिजर्व बैंक द्वारा। ये बैंक का टू द बैंक है, ये मॉनिटरिंग भी जो करनी है सब बैंक की, ये रिजर्व बैंक करता है। Every bank has to achieve the priority sector lending target of minimum 40% of the aggregate advance। जितना टोटल एडवांस है बैंक का, उसका मिनिमम 40% प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करना है। जिससे क्या है कि जो स्मॉल सेक्टर वाले हैं, छोटे लोग हैं, जो सेक्टर वैसे हैं जो मतलब बहुत जरूरी है, ऑपरेटर, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, रिटेल ट्रेडर हो गए, रिटेल ट्रेडर स्मॉल बिजनेस जो है सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन को लोन दिए जाते हैं दे आर ऑल कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इन सबका जो टोटल है दैट इज द मीन देयर शुड बी मिनिमम 40% ऑफ द टोटल एडवांस। आपका एडवांस अगर बैंक का 1 लाख का है, एग्रीकल्चर, अनदर वन इज इनडायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर, जो डायरेक्टली हम लोन देते हैं फार्मर को अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। ये होता है, वन इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन जो देते हैं वो होता है, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, केसीसी जैसे लिमिट है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और एवरी ईयर इट इज रिव्यूड, रिव्यू होता है फिर रिन्यू हो जाती है लिमिट। हर साल इसको रिव्यू करते हैं कि जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, और पेमेंट होके फिर निकाल रहा है, पेमेंट करके फिर निकाल रहा है, ऐसे चलता है खाता ये। और ये रिव्यू होता है कि रेगुलर हो रहा है ना, एज पर टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस, एज पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन, इट इज रिन्यूड फर्दर। और अनदर दूसरा होता है हमारा मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन कौन से होते हैं? 1 ईयर to 3 years, जो 1 साल से 3 साल तक लोन दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड मीडियम टर्म लोन। और जो मोर देन 3 years हैं, दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन। अब मीडियम टर्म लोन किसके लिए दिए जाते हैं एग्रीकल्चर में? दीज आर एक्सटेंडेड फॉर मल्टीपर्पजेज लाइक लैंड रिक्लेमेशन, लैंड लेवलिंग। ये लैंड रिक्लेमेशन, लैंड लेवलिंग वो चीज है जैसे एक फसल होने के बाद फिर रिक्लेम करता है, ताकि उसमें जो उपजाऊ जो भी अंदर क्या मतलब केमिकल्स होते हैं लैंड में वो डाले जाते हैं, उसको अपडेट किया जाता है और लैंड लेवलिंग किया जाता है ताकि दूसरी क्रॉप लगा सके वो। इसके लिए बैंक लोन देता है, दैट इज गिवन फॉर मीडियम टर्म लोन। और माइनर इरिगेशन, कोई मोटर चाहिए और मशीनें जो छोटी चाहिए होती हैं, जिसको मतलब वो सारा रिक्वायरमेंट जो है, इसको 3 साल तक के लिए लोन देता है बैंक। डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी के लिए भी, पोल्ट्री के लिए भी, फिशरी के लिए भी, फिशरी के लिए भी ये सारे लोन है। हालांकि दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक विद एग्रीकल्चर, लेकिन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। इसको गवर्नमेंट की गाइडलाइन से एग्रीकल्चर का पार्ट ही माना गया है। डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी, इसमें भी जो लोन दिया जाता है वो यही माना जाता है कि ये हमारा डायरेक्ट एग्रीकल्चर है। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं विच इज गिवन फॉर फार्म मैकेनाइजेशन पर्पस, लाइक परचेज ऑफ ट्रैक्टर, जो महंगी चीजें हैं उसके लिए दिया जाता है। जैसे परचेज ऑफ ट्रैक्टर परचेज करेगा, ट्रॉली परचेज करता है और हार्वेस्टर परचेज करता है, उसके लिए जो दिया जाता है ये लोन, ये लगभग 7 साल तक का दिया जाता है। और ये चीज हो गई डायरेक्ट एग्रीकल्चर की। अब आते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता क्या है? इनडायरेक्ट मींस हम डायरेक्ट किसान को नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग टू सम एजेंसी, जो उस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी है उसमें डील करता है, लेकिन वो खुद विलेजेस में जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज होती है, उसको बैंक लोन देता है, बैंक से वो फंडिंग करवाते हैं, आगे किसान को देते हैं वो। ऐसे ही और जो भी अदर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया, मैन्योर, खाद हो गया, सीड, बीज हो गए, ये भी जो डीलर, जो भी दुकानें होती हैं, इनको हम फाइनेंस करते हैं।
जो इन चीजों में डील करता है, सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के हिसाब से जो भी एग्रीकल्चर में यूज होता है, इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये सारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस टू एग्रीकल्चर, क्योंकि वो डायरेक्टली खेती में नहीं काम करते, लेकिन किसान जो भी सामान लेगा इन्हीं लोगों से लेता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फाइनेंस। और दोनों का टोटल, हमारा टोटल एग्रीकल्चर एडवांस कहलाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के। एनी डाउट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग। एक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग है क्या? इसके 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट को हम एक एक पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं टाइमली रीपे करेगा। लिक्विडिटी, बैंक की जो ये लिक्विडिटी है, बैंक की लिक्विडिटी मेंटेन रहे, जो पैसा लेगा वो वापस आए टाइम से, ताकि हम उसको रिसाइकल कर पाए। बैंक के पास तो वही फंडिंग है ना, पैसा है जो आगे लैंड करता है। वो लिक्विडिटी रहेगी तभी रहेगी जब वो टाइमली रीपे करेगा, ताकि वो पे करेगा, देन विल बी गिविंग टू सम अदर कस्टमर, हम दूसरे कस्टमर को देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही है, बिकॉज बैंक इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी प्रॉफिट भी बनी रहे। प्रॉफिट तभी बनी रहेगी जो हमारा लोन सही होगा और उस पर रीपेमेंट टाइमली होगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड का जो डिफरेंस है, वो बैंक का प्रॉफिट आता है ग्रॉस। और प्रोडक्टिव पर्पस सारे बिजनेस के लिए जो लेते हैं, दैट इज प्रोडक्टिव पर्पस। इसके अलावा और कौन से लोन होते हैं? दैट इज अनप्रोडक्टिव वाले, वो होते हैं कंजप्शन पर्पस वाले लोन। कंजप्शन पर्पस कौन से कहलाते हैं? जैसे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। ये सारे लोन जो हैं कंजप्शन पर्पस के लोन कहलाते हैं, अनप्रोडक्टिव है। इस पे क्योंकि जो लोन देते हैं कंजप्शन वाले, हम उसकी जो इनकम आती है अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से, उससे वो रीपे करता है। लेकिन इन चीजों में डायरेक्टली वहां से कहीं इनकम नहीं आती जो पर्पस के लिए हमने लोन दिया, दे आर कॉल्ड कंजप्शन। और जो बाकी लोन है बिजनेस वाले, सारे एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, आपका इंडस्ट्री के लिए हो गया, स्मॉल स्केल का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे लोन जो है दे आर प्रोडक्टिव पर्पस, क्योंकि उससे प्रोडक्शन होती है और उससे वो आगे सेल ऑफ करता है, उससे उसका अपना प्रॉफिट अर्न करता है, उसी अमाउंट से वो हमारा लोन भी रीपे करता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इसको डाइवर्सिफाई भी हमें करना पड़ता है रिस्क को, ताकि हमारा रिस्क एक तरफ ना हो। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में फाइनेंस करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को, नॉट टू कंसंट्रेट ऑन वन टाइप ऑफ कस्टमर एंड फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ एक्टिविटी। और 6 इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है हमारी? सिक्योरिटी होती है, 2 टाइप की सिक्योरिटी होती है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी, अनदर वन इज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी, ये प्राइमरी कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके आगे चलते हैं हम लोग। सेफ्टी ऑफ फंड, सेफ्टी ऑफ फंड क्या है? इस पे हमें क्या क्या ध्यान देना होता है? करेक्टर, बारोवर का कैपेसिटी, विलिंगनेस टू पे। वो विलिंगनेस है पे करने के लिए, उसकी कैपेसिटी आती है, यानी कि जो शो कर रहा है वो मेरी इनकम इसके बाद जनरेट होगी, जिससे वो लोन अकाउंट रीपे करेगा। अगर नया है तो उसी से इनकम आएगी, एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी अर्न कर रहा है, फिर उसकी इनकम और बढ़ेगी। इंक्रीमेंटल जो इनकम है उसी में से पार्ट हमें पे करेगा लोन के इंस्टॉलमेंट के रूप में। और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि वो गुड पे मास्टर है कि नहीं है, ये हमें सिबिल रिपोर्ट वगैरह से, जो हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं उसका, उससे पता लगता है। इनकम जनरेशन, इनकम जनरेट होगी उतनी जितनी वो लिख रहा है लोन एप्लीकेशन में, ये हमें असरटेन करना है जरूर। वो क्रॉस क्वेश्चन करके उसी टाइप की इंडस्ट्री को देख के, ताकि उसमें इतनी परसेंटेज इनकम जो दिखा रहा है ये सेल की, उतनी परसेंटेज इनकम होती है कि नहीं होती, ये हमें नेट से भी मिल जाता है। और हमारे को उस टाइप की एक्टिविटी में जो और काम कर रहे हैं, ये भी हमें मिल जाती है इंफॉर्मेशन, उससे मैच करनी चाहिए। ये ना हो पता लगा उसमें भाई इनकम जो है 15% आती है और ये दिखा रहा है 30%, तो भाई जब
इस टाइप की इंडस्ट्री में पहले ही जो है वो 15% इनकम आती है, आप 30% कैसे कमाएंगे, उससे पूछना है। और वो जस्टिफाई करेगा, भाई 30 तू कैसे लिख रहा है, बताएगा मैंने सर इतना लूंगा इतना लूंगा। अगर आप जस्टिफाइड हो कि भाई हाँ 30 आएगा, अदर किसी चीज में वो कर रहा है जिसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे हमें आंखें बंद करके नहीं एक्सेप्ट कर लेना, वी हैव टू क्वेश्चन हिम। और वो हमें अपने जो अप्रेजल नोट बनाते हैं, हम असेसमेंट नोट बनाते हैं बैंक में रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ रखने के लिए, उसमें भी हमें मेंशन करना पड़ता है। हालांकि इस टाइप की इंडस्ट्री में इतना आता है, लेकिन इस इंडस्ट्री का इसमें इतनी इनकम इसलिए बढ़ेगी बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन फॉर विच ही हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट आल्सो। वो डॉक्यूमेंट भी दिया है उसने, कहीं और नई डीलरशिप ले रहा है जहां से इसको प्रॉफिट अच्छा आएगा, लो कॉस्ट पे उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, वो बता रहा है, वो हमें लिखना है। मतलब हम जो सैंक्शन कर रहे हैं हम खुद सेटिस्फाई होने चाहिए कि जो इनकम हम दिखा रहे हैं उस पार्टी ने दिखाई है वो उसकी जनरेट होगी, क्योंकि उसी से उसने रीपे करना है। कल को वही गलत हो जाती है तो हमारा वो किस्त आएगी नहीं, खाता खराब होगा। और कंडीशन ऑफ लोन, लोन की जो कंडीशन है सारी उसको कंप्लाई करनी होती है। कंडीशन किस में आती है, हमारे आती है सैंक्शन लेटर में। असेसमेंट करने के बाद जो हम सैंक्शन लेटर इशू करते हैं बारोवर को या कस्टमर को, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आ जाता है अमाउंट, कितना हमने सैंक्शन करा, और फॉर विच पर्पज वी हैव सैंक्शन द लोन, उसका अपना मार्जिन कितना है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें उसका पीरियड ऑफ पेमेंट क्या है, रीपेमेंट, और साथ में ईएमआई कितनी है, 5 साल के लिए है, और 60 जो इंस्टॉलमेंट आएगी कितने अमाउंट की आएगी वो हमें लिखना है। दैट इज कंडीशन, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी आती है। और चार्ज जो भी हम डॉक्यूमेंट से लेते हैं उससे बिफोर डिसबर्सिंग द लोन, बिफोर डिसबर्सिंग द लोन हम लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी बैंक की पूरी करते हैं। सैंक्शन करने पहले अप्रेजल होता है, अप्रेजल के उसके बाद लोन कोलेटरल सिक्योरिटी अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी विच इज टेकन प्लांट लेता है, मशीनरी लेता है, जो कुछ खरीदा उसने, उसका हाइपोथेसिस कोई आती है तो हमें पैसा रिकवर करने में दिक्कत ना आए, वो हमें इसलिए कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं। लेकिन लेनी उसी में ये है जिसे बैंक कहता है देयर आर लोन विच आर केप्ट कोलेटरल फ्री। भाई कोलेटरल नहीं लेनी, हमें नहीं लेनी तो देन वी कैन नॉट इंसिस्ट अपॉन, हमें नहीं इंसिस्ट करना। जो कोलेटरल उसमें लिखा है लेनी है तो वो कोलेटरल लेनी है हमें, अदरवाइज वी डोंट हैव टू इंसिस्ट। क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट के ये आते हैं लोन के वगैरह देने के लिए, जो भी योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की, जैसे मुद्रा योजना है, इसके अंदर जो लोन देते हैं उसमें कोई कोलेटरल फ्री होता है वो, तो उसमें हमें नहीं इंसिस्ट करना। हमें प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगी, जो भी एसेट क्रिएट करेगा, जो भी सामान लेगा वो हमारे को चार्ज रहेगा हाइपोथेकेशन। ठीक है, टू समराइज, सेफ्टी हियर मींस द बोरोवर शुड बी इन ए पोजीशन टू रीपे द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट टाइमली। जो भी लोन लेगा टाइमली रीपे करेगा, यही मतलब है मेन सेफ्टी का। अदरवाइज द बैंकर विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू रीपे द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी। क्योंकि जो हम पैसा दे रहे हैं कस्टमर को, बारोवर को, वो उसी पैसे को दे रहे हैं जो हमारे पास डिपॉजिटर आया है, जो जिसका डिपॉजिट आया है। हमने अगर उसको पैसा दिया उसी में से, कल को वो एफडी मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मांगेगा, तो हमारे पास अगर इसका रीपेमेंट ही नहीं आएगा तो हम कहां से पे करेंगे उसको। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो हमें सेफ्टी बरतनी है ताकि उसका टाइमली रीपे हो और ईएमआई के हिसाब से उसका लोन वापिस आए। अगर ये नहीं होता है मैच्योरिटी पे, मतलब वो खाते खराब जो होते हैं, उस कारण से बैंक में लूज इट्स कर दे। बैंक का जितना एनपीए ज्यादा होता है उसकी क्रेडिट भी, जो स्कोरिंग होती है उस बैंक की, लोअर आ जाती है। इसलिए क्रेडिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो भी फंड लोन पे दे रहे हैं दैट शुड बी सेफ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। सर एक कोलैटरल सिक्योरिटी जब लेते हैं हाँ कस्टमर से, हाँ, वैसे वो कोलेटर का आगे आएगा, आगे ना सिक्योरिटी के बारे में दोनों चीज आएंगी, प्राइमरी कोलेटर, दोनों में आपको डिटेल बताऊंगा। वैसे क्या होता है, मतलब मैं मोटा यही है कि जो हम
जो भी बैंक लोन देता है उससे जो भी असेट क्रिएट होता है, जो भी सामान वो खरीदता है ना, उसका होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। उसके ऊपर जो बैंक का चार्ज होता है वो होता है प्राइमरी सिक्योरिटी। चार्ज लेता है बैंक। बैंक चार्ज कौन से टाइप में लेता है? ये तो हाइपोथिकेशन भी होता है, प्लेज भी होता है। कोलेटरल में अदर देन दैट कोई और सिक्योरिटी ऑफर होती है, हम उससे लेते हैं। जैसे कहीं पे क्या है कि जो बड़ा लोन जब देते हैं हम मॉर्गेज प्रॉपर्टी का भी लेते हैं, ताकि कल को कुछ उसमें क्यों क्यों लेना होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर वो डिफॉल्ट करता है, प्राइमरी सिक्योरिटी जल्दी ही खत्म हो जाती है। खत्म मीन्स उसको रिलायजेबल वैल्यू ज्यादा नहीं रहती। अब किसी का दुकान में स्टॉक है, अगर कोई बंदा बेईमान हो जाता है कल को, वो स्टॉक तो पहले ही खत्म कर जाएगा, क्योंकि वो है तो उसके पास ही। बैंक का चार्ज सिर्फ हमारा है, बैंक का चार्ज है उसके ऊपर, लेकिन उसकी जो पोजीशन है दैट इज विद द कस्टमर। दुकान पे जो काम कर रहा है कस्टमर के पास ही है ना उसका, तो वो ऑटोमेटिकली है। वो जब भी अगर वो डिस्पोज ऑफ हो गया हमारे पास, तो उसका जब हम बेचने जाएंगे सामान को तो कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं पैसा, इसलिए कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाती है, ताकि इन केस ये इंस्टेंस अगर कोई बंदा खराब निकला तो हम कोलेटरल सिक्योरिटी को डिस्पोज करके अपना लोन अमाउंट को रिकवर कर सके। वो कोलेटरल सिक्योरिटी जनरली होती है प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, और इवन कोई किसी का LIC होता है वो भी हमारे को इसमें दे सकता है। ठीक है, वैसे डिटेल इससे और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आगे बता। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज लिक्विडिटी। द मनी लेंट टू द borrower इज रिटर्न्ड एज पर द टर्म्स ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन और एडवांस। जो भी लोन हमने दिया है एज पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन वापिस आ रहा है, यानी कि जो है बैंक का फंड सैंक्शन टेकिंग इनटू अकाउंट द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ द लायबिलिटीज। ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है। लॉन्ग टर्म जो लोन दिए जाते हैं बैंक द्वारा, उसमें हमें ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी पैटर्न जो है लायबिलिटीज का उससे मैच करे, उससे ज्यादा ना हो। लायबिलिटीज क्या होती है बैंक की? जो भी डिपॉजिट आता है बैंक में दैट इज लायबिलिटी फॉर द बैंक, क्योंकि हमें वापस करना है, वो किसी और का है। वो पैसा हमारे यहाँ जमा करता है जो भी कस्टमर, वो तो उसका पैसा है ना, बैंक में आया, बैंक के लिए लायबिलिटी है। और असेट्स क्या है? जो लोन हम देते हैं दैट इज असेट, वो असेट है बैंक के लिए। जो लोन देते हैं जैसे असेट, और जो लायबिलिटी है जो डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके मैच्योरिटी पैटर्न से क्या रहा है, बैंक की हमें मैच करनी पड़ती है। इसका मैच का क्या मतलब है? मैच का मतलब ये है, किसी कस्टमर ने हमें 1 लाख रुपया डिपॉजिट दिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, तो हम उस पैसे को अप टू ए पीरियड ऑफ 5 years ही सैंक्शन करें किसी को लोन देना है तो। अगर हम उससे ज्यादा पीरियड के लिए देंगे तो मैच्योरिटी में दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बैंक टू रीपे द अमाउंट ऑन मैच्योरिटी टू द डिपॉजिटर। वो 5 साल से मतलब हम अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years तक ही लोन आगे दें, ताकि 5 साल के अंदर वापिस आ जाए। अगर किसी कारण से हम उससे ज्यादा पीरियड के लिए दे देते हैं, कि कोई माना 5 साल का लोन है, 5 साल का डिपॉजिट है, हम उसको 7 साल वाले लोन में दे दिया, तो क्या होगा उसमें? यही 1 लाख का हम समझे हमारे पास पैसा है, हमने दे दिया 7 साल के लिए, मैच्योरिटी 5 साल बाद होनी है, तो 5 साल बाद क्या होगा? FD तो मैच्योर हो जाएगी, वो तो पैसा लेने आ जाएगा कस्टमर, लेकिन आपका पैसा जो है जितना 5 साल के अंदर वापिस आना है वो 5 साल के अंदर वापिस आएगा। पूरा पैसा तो 7 साल में आना था, तो उसका सपोज करा आपके पास 70,000 आ जा, 1 लाख में 70,000 रुपए आ जाता है या 80,000 आ जाता है पैसा आपका, तो हाउ यू विल मीटिंग जो उसका शॉर्टफॉल होगा उसको कैसे पे करेंगे? FD का पैसा मैच्योरिटी पे हमें कहीं से बाहर से लेना पड़ेगा, मार्केट से लेना पड़ेगा। मार्केट से लेने के लिए तो मार्केट का तो महंगा ही पैसा मिलेगा, या रिजर्व बैंक से बोरो करना पड़ता है। रिजर्व बैंक की भी जो फंडिंग करता है बैंक को, पर्पस देखता है पहले किस पर्पस के लिए, भाई आपने असेट्स लायबिलिटी मैनेज क्यों नहीं करा। इसलिए रिजर्व बैंक ने भी कह रखा है हर बैंक को that all bank have been guided by the reserve bank to have assets liability setup management in their organization। हेड ऑफिस में बनाया जाता है assets liability management, एक पूरा डिवीजन होता है, पूरा डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी चीजें मैनेज करता है। कौन सा लोन कितने पीरियड में वापस आएगा, और कौन सा डिपॉजिट कब मैच्योर हो रहा है, टोटल बैंक एज ए होल सारे ब्रांचों का कंसोलिडेशन पोजीशन उनके पास होता है कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, हमारे पास ये सरप्लस रहेगा, ज्यादा आएगा पैसा, कम पे करना है, तो बैंक के पास फंडिंग रहती है ताकि आप आगे आप फंडिंग कर सकें उसको। उसी हिसाब से बैंक की गाइडलाइंस आती रहती है। इट इज नॉट मैनेज एट ब्रांच लेवल, इट इज मैनेज बाय हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस ही गाइडलाइंस देता रहता है। और कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे हमें सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट वाली ब्रांच
वो तो आपको नहीं पता लोन कहाँ पे जा रहा है। अब वो फंडिंग करते हैं, वो तो बैंक जो सारा इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है बैंक के पास एज ए होल, वो मैनेज करता है। उसको पता नहीं है कि वो लोन की करता है, हमने तो डिपॉजिट ले लिया, हमने दे दिया, हमारे पास आ गया बैंक के पास, और आगे दूसरी ब्रांच उसको फंडिंग करती है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल, किस ज्योग्राफी में हमारी ब्रांच है। हमारी ब्रांच रेजिडेंशियल एरिया में है तो वहां पे सिर्फ आपके यही वाला होगा, डिपॉजिट ब्रांच होगी ज्यादा, या फिर हाउसिंग लोन ये वाले होंगे, रिटेल लोन होंगे। हाउसिंग लोन वाली ब्रांच इंडस्ट्रीज में खुलती है, वहां पे आपके बिजनेस लोन होंगे, इंडस्ट्री वाले लोन होंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए असेट्स लायबिलिटी सेटअप हर बैंक में हेड ऑफिस लेवल पे बनाना अनिवार्य है। इट हैज बीन गिवन इंस्ट्रक्शन बाय रिजर्व बैंक टू ऑल बैंक, सब बैंकों को मैनेज करना है, क्योंकि ताकि उसको लिक्विडिटी रिस्क ना हो। उससे क्या होता है, अगर आपका कल को लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है, ये आपकी बैंक की रेपट ही खराब हो जाएगी, भाई ये पैसा ड्यू डेट पे देता नहीं है, तो वहां पे आपके आगे डिपॉजिटर भी नहीं मिल पाएंगे फिर। इस कारण से ये मैनेज करना पड़ता है, इट इज बीइंग डन बाय हेड ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट चलें पॉइंट। अब आते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी। ए गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इसेंशियल इन द केस ऑफ लैंडिंग बाय बैंक। तो सीधी सी बात है, जो चीज हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं किसी को, इन्वेस्टमेंट हम पैसा दे रहे हैं किसी को, किसी चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसमें हमारी अच्छी रिटर्न आए, टाइमली रिटर्न आए, ये ध्यान रखने की चीज है, ताकि तभी बैंक का प्रॉफिट आएगा। बैंक इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक टू पे एडिक्वेट डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स। हर बैंक जो है आजकल शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल है बैंक के पास, शेयर होल्डर्स है बैंक के, उनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे होता है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जितना हर साल मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड उसको ज्यादा जाएगा, आपका उसमें फेथ ज्यादा रहेगा शेयर होल्डर का। ये भी हमें मेंटेन करना है, ताकि क्योंकि जो पैसा उसने लगाया है बैंक में अभी मेरा सेफ है, मेरे को डिविडेंड प्रॉपरली आ रहा है और मेरा फंड इसमें सेफ है। बैंक आज ग्रो कर रहा है, उसमें और भी पैसा लगाएगा, फिर वो अपने साथियों को भी कहेगा इसके शेयर्स ले लो भाई, अच्छे होंगे, आगे आगे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस बैंक की रेटिंग उस हिसाब से बढ़ेगी। ये हमें मेंटेन करना है ताकि इसी गुड रिटर्न आए हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज स्प्रेड, ये होता है इंटरेस्ट मार्जिन। स्प्रेड कहते हैं या इंटरेस्ट मार्जिन, एक ही चीज है दोनों। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इनकम इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट पेड। जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं हम लोन और एडवांस के ऊपर, और इंटरेस्ट करते हैं it is about the administrative expenses and leaving some profit for reserve and distribution purpose। जो ये टोटल इंटरेस्ट अर्न आता है, इंटरेस्ट इनकम आती है, इंटरेस्ट